जंग हमेशा से इंसानी तारीख का अहम हिस्सा रही है। अगर एक लीडर के साथ उसकी आवाम खड़ी होती है तो उसके जंग जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुन त्जू कहते हैं कि जब तक आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, आप ऑर्गेनाइज तरीके से जंग नहीं लड़ सकते। जितना आप एडवांस्ड में तैयार होंगे वॉर के लिए, उतना आपके चांसेस सक्सेस के ज्यादा होंगे। अगर आप मजबूत हैं तो अपने दुश्मन को कमजोर शो करें, अगर आप कमजोर हैं तो अपने दुश्मन को ताकतवर शो करें। कभी भी जंग को प्रोलॉन्ग ना करें, कभी भी अपनी रिलायंस जासूसों के ऊपर से खत्म मत करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान ज़ाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, हम जब भी तारीख का जायजा लें तो हमें एक चीज का अंदाजा होता है और वो ये है कि जंग हमेशा से इंसानी तारीख का अहम हिस्सा रही है। वॉर इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। लेकिन हर दौर में लड़ी जाने वाली जंग दूसरे दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। 20वीं सदी में जो जंगें लड़ी गईं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, इनकी नेचर एक दूसरे से डिफरेंट थी और आज की जो जंगें हैं वो इन सब से डिफरेंट हैं। इसी हवाले से कार्ल वॉन क्लॉजेविट्ज, जो कि एक बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट गुजरे हैं, उनकी बड़ी फेमस कोटेशन है और वो ये है कि एवरी एज हैज इट्स ओन काइंड ऑफ वॉर, इट्स ओन प्रीकंडीशंस एंड इट्स ओन पेक्यूलियर प्रीकॉन्सेप्शंस। कि हर दौर में एक मुख्तलिफ नौयत की जंग लड़ी जाती है, लेकिन एक चीज इन तमाम जंगों में जो कॉमन होती है वो है आर्ट ऑफ वॉर। जंग लड़नी कैसे है। आज से हजारों साल पहले जो जंगें लड़ी जाती थीं और आज जो 21वीं सदी में जंगें लड़ी जाती हैं, उनमें एक चीज जो हमें सिमिलर नजर आती है वो यही है कि जंग को लड़ना कैसे है, ये एक आर्ट है। इसी हवाले से मैं आज आपसे एक बहुत ही फेमस बुक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। यह किताब एक चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और फिलोसोफर सुन त्जू ने लिखी और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात इस किताब के बारे में यह है कि यह किताब 2500 साल पुरानी है। 2500 ईयर्स के बाद भी आज ये किताब रेलेवेंट है। इस किताब में सुन त्जू जो वॉर स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, टैक्टिक्स बता रहे हैं, वो आज 21वीं सदी में होने वाली जंगों पर भी पूरा उतरती हैं। आज हम दुनिया में होने वाले तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को जब देखते हैं, जो आर्मीज वो लड़ रही हैं, वो आर्मीज आर्ट ऑफ वॉर में बताए गए टैक्टिक्स को फॉलो करती हैं। इस किताब की एक और भी बहुत सिग्निफिकेंस है कि ये इतनी पुरानी किताब है, लेकिन आज भी दुनिया में बड़े बड़े वॉर कोर्सेस के अंदर मिलिट्री जर्नल्स को ये किताब पढ़ाई जाती है। उन्हें वो आर्ट सिखाई जाती है जो 2500 साल पहले सुन त्जू दुनिया के सामने रख गए कि अगर आप जंग में कामयाब होना चाहते हैं तो इन इन एरियाज को और टैक्टिक्स को हमें फॉलो करना होगा। ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं जंग लड़ने के। एक चीज मैं ये बताता चलूं कि मैं इस किताब का ओरिजिनल टेक्स्ट आपसे शेयर करूंगा, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन इस रिव्यू में मैं अपनी कुछ एडिशंस भी करूंगा। सुन त्जू की बताई हुई टैक्टिक्स को मैं एग्जाम्पलीफाई करूंगा आज की जंगों के साथ। जहां मैं एक मेथोडोलॉजी बता रहा हूंगा आपको, एक आर्ट बता रहा हूंगा सुन त्जू की, मैं उसके साथ आपको बताऊंगा कि ये आज की या 20वीं सदी में लड़ी जाने वाली जंगों में कैसे रेलेवेंट है और हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले सुन त्जू अपनी किताब में 5 कंपोनेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप जंग की आर्ट सीखना चाहते हैं, अगर आप जंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो इन 5 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज है मोरल लॉ। मोरल लॉ से मुराद यह है कि एक लीडर के साथ उसकी आवाम किस हद तक खड़ी है, सिंसियर है, लॉयल है। अगर एक लीडर के साथ उसकी आवाम खड़ी होती है तो उसके जंग जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें मैं मिसाल दूंगा एडोल्फ हिटलर की। 1930s में हिटलर को 5 साल लगे अपनी आवाम को कन्विंस करने में कि हम एक अजीम कौम बनने जा रहे हैं, और फिर जर्मन पॉपुलेशन हिटलर के साथ खड़ी हुई और हिटलर ने पूरे यूरोप को फतह किया। अगर हिटलर रशिया पे हमला ना करता तो वर्ल्ड वॉर 2 की डायनामिक्स और आज की डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ होती। दूसरा कंपोनेंट है हेवन। हेवन से मुराद वो तमाम नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो अफेक्ट करती हैं वॉरफेयर को। तीसरा कंपोनेंट है अर्थ। अर्थ से मुराद कि जिस जगह आप जंग लड़ने जा रहे हैं वहां की ज्योग्राफी कैसी है, वहां की टेरेन कैसी है। अगर वहां की टेरेन और ज्योग्राफिकल फैक्टर सूटेबल नहीं है तो आपके जंग जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं इसमें वॉर ऑन टेरर की मिसाल दूंगा, जहां पर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को
2007 और 8 में बहुत मुश्किलात पेश आई नॉर्थ वजीरिस्तान वाली साइड पे जंग लड़ने में, क्योंकि इनके जो दुश्मन थे तालिबान, वो हाइट पे पहाड़ों पर बैठकर अटैक कर रहे होते थे फोर्सेस के ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाना, एक मुख्तलिफ टेरेन के अंदर लड़ना अपने दुश्मन के साथ, उसने बहुत से चैलेंजेस खड़े किए हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी आर्म फोर्सेस ट्रेन हुई और उन्होंने अपने ऑपरेशंस को बेहतर किया। चौथी चीज है कमांडर, कि आपकी फौज का कमांडर सिपा सलार कितना विजडम रखता है, वो कितना काबिल है, उसमें कितनी वॉरियर कैपेबिलिटीज हैं, उसमें कितना करेज है। तो ये चीजें भी वॉरफेयर के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालती हैं। और लास्ट कंपोनेंट है मेथड एंड डिसिप्लिन। आपकी आर्म्ड फोर्सेस कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, आपके पास कितनी स्ट्रांग लॉजिस्टिक सपोर्ट है। तो ये 5 कंपोनेंट्स आप जंग लड़ने से पहले हमेशा अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इनमें से एक फैक्टर भी आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो आपके वॉर जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगले सेक्शन में सुन त्जू मजीद 4 एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। पहला एलिमेंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सुन त्जू कहते हैं कि जब तक आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, आप ऑर्गेनाइज तरीके से जंग नहीं लड़ सकते। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन अ वॉरफेयर। और दूसरी इंतहाई अहम स्ट्रैटेजी वो है डिसेप्शन, धोखा। अगर आप मजबूत हैं तो अपने दुश्मन को कमजोर शो करें, अगर आप कमजोर हैं तो अपने दुश्मन को ताकतवर शो करें। और यही डिसेप्शन आज 21वीं सदी के अंदर जो लड़ी जाने वाली हाइब्रिड वॉर है उसमें मिस इंफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। किस तरह डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, उसको डिसीव करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, सुन त्जू कहते हैं कि हमेशा आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। जितना आप एडवांस्ड में तैयार होंगे वॉर के लिए, उतना आपके चांसेस सक्सेस के ज्यादा होंगे। और अगर आप ऑन द स्पॉट अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो आपको मिस कैलकुलेशन की तरफ लेके जा सकती है, फेलियर की तरफ लेके जा सकती है। चौथी बात जो कि बहुत अहम बात है वो ये है कि कभी भी जंग को प्रोलॉन्ग ना करें, लंबा ना खींचें। इससे आपकी आर्मी का मोरल डाउन होता है, इससे आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज ड्रेन होते हैं, इससे आपकी कमजोरियां दुश्मन के सामने नुमायां होती हैं। इसमें मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। पहली मिसाल अमेरिका की वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान। अमेरिका ने 21 साल तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी और आखिर में अमेरिका को ही अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अमेरिका के $20 ट्रिलियन अफगानिस्तान में वेस्ट हुए, आर्मी का मोरल डाउन हुआ, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन आया, अवाम की क्रिटिसिज्म अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को देखने को मिली। और दूसरी, औरंगजेब आलमगीर की जो जंग थी। औरंगजेब आलमगीर से पहले मुगल एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर था सब कॉन्टिनेंट में। औरंगजेब ने आते ही मुख्तलिफ महाज पर जंगें शुरू कर दी, सिखों, हिंदुओं के खिलाफ, इवन अफरीदीज, औरंगजेब जो पश्तून कबाइल थे उनके खिलाफ भी। तो मुगल आर्मी मुख्तलिफ महाज पर एक लंबे अरसे तक लड़ती रही, जिससे कैजुअलिटीज बढ़ी, आर्मी का मोरल डाउन हुआ, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ा। और औरंगजेब के दौर के बाद जो अगले मुगल एम्पायर्स आए उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मुगल एम्पायर कोलैप्स कर गया। इस किताब में सुन त्जू की बताई हुई तमाम टैक्टिक्स में से जो सबसे टॉप पे एक इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल मेथोडोलॉजी मुझे लगी वो ये थी कि डिफीटिंग द एनिमी विदाउट अ फाइट। कि असल कामयाबी वो है कि आप दुश्मन को बगैर लड़े हरा दें, और ये होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से, कि आप दुश्मन को साइकोलॉजिकली कमजोर कर दें। और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक डिसेप्शन की और मिस इंफॉर्मेशन की टाइप है, कि आप अपने दुश्मन मुल्क की सफों में एक गलत खबर फैला दें जिससे वहीं पे एनार्की फैल जाए और वो डिफेंसिव मोड पर चले जाए। नेक्स्ट, सुन त्जू 2 किस्म की मिलिट्री स्ट्रैटेजीज बताते हैं, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव। ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी एक मिलिट्री तब बनाती है जब उसके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होती है, जब वो ताकतवर होती है। और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी वो हमेशा तब बनाती है जब वो मिलिट्री कमजोर हो रही होती है। सुन त्जू कहते हैं कि हमेशा वो मिलिट्री कामयाब होती है जंग लड़ने में जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव के कॉम्बिनेशन से जंग लड़ती है। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा ईरान इराक वॉर की। 1980 के अंदर इराक ने ईरान पे हमला कर दिया। ईरान उस टाइम पर अपनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ में नहीं था। ईरान ने अपनी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई। पहले कुछ अरसे के अंदर इराक ने ईरान के कई इलाके फतह कर लिए। ईरान ने अपनी आर्मी को रिवाइटलाइज किया
और जब ईरान मुस्तहकम हुआ तो ईरान ने ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई, अपने इलाके भी छुड़वाए और इराक के इलाके भी फतह कर लिए और अल्टीमेटली 1988 के अंदर इस जंग को मजबूरन खत्म करना पड़ा। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ऑफेंसिव और डिफेंसिव का, ये ईरान ने इसको बड़ा सक्सेसफुली लॉन्च किया अगेंस्ट इराक इन ईरान इराक वॉर ऑफ 1980s। और आखिरी सेक्शन में सुन त्सू 3 बातें करते हैं। पहली चीज ये कि आपकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल होगी एक वाटर फ्लो के साथ, आप अक्सर देखते हैं पानी का बहाव हमेशा डाउन स्ट्रीम की तरफ होता है, पानी निचली सतह पर बहता है, पानी कभी भी ऊपर वाली सतह पर जाने की कोशिश नहीं करता। इसी तरह से आपकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी उतनी ही सिंपल होनी चाहिए और इसी फ्लो के साथ जानी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रैटेजी में कोहेरेंस और कंटिन्यूटी होगी, उतना ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा, आपकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को अडेप्टेबल होना चाहिए। आपको बार बार उसको सर्कमस्टांसेस को देखते हुए चेंज करते रहना चाहिए। एक रिजिड स्ट्रैटेजी के साथ आप जाएंगे तो आपको लॉसेस का सामना भी हो सकता है। और तीसरी बात ये कि जब भी एक मुल्क या एक मिलिट्री को डिफीट का सामना हो रहा हो तो वहां पर आपने अपने आसाब पर काबू रखना है, आपने अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना, आपने उस कैओस से बड़े पुरसकून तरीके से निपटना है। तो बहुत चांसेस हैं कि अगर आप उधर खड़े रहते हैं, मुस्तहकम रहते हैं, तो आप उस जंग की ट्रेजेक्टरी को बदल सकते हैं। इसमें मैं मिसाल दूंगा रशिया यूक्रेन वॉर की। रशिया ने जब 2022 में यूक्रेन पे हमला किया तो यूक्रेन एक डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर था, यूक्रेन को अपनी डिफीट नजर आ रही थी, लेकिन यूक्रेन की मिलिट्री पैनिक नहीं हुई, वो खड़े रहे, उनको यूरोप के बाकी मुल्कों की भी सपोर्ट आई और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए रशिया का मुकाबला करना शुरू किया। और आज साल 2024 के खत्म होने पर भी यूक्रेन की फोर्सेस रशियन फोर्सेस को रेजिस्ट कर रही हैं अपने मुल्क के अंदर। अपने एंड नोट पर सुन त्सू एक आखिरी एडवाइस करते हैं मिलिट्रीज को, और वो ये कि कभी भी अपनी रिलायंस जासूसों के ऊपर से खत्म मत करें। स्पाइज ये किसी भी आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं। और यहां 5 किस्म के स्पाइस का जिक्र करते हैं सुन त्सू। एक, लोकल स्पाइस, वो जासूस जो लोकल पॉपुलेशन से हायर किए होते हैं। दूसरा, इनवर्ड स्पाइस, वो जो दुश्मन की सफों में शामिल होते हैं और इंफॉर्मेशन आपको ला कर देते हैं। तीसरे, कन्वर्टेड स्पाइस, वो जो एक टाइम पर दुश्मन की मिलिट्री में सर्व कर रहे थे लेकिन वो अब आपकी मिलिट्री में आ गए हैं, या वो आपकी तरफ आकर दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं और वहां की इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। चौथी टाइप है डूम्ड स्पाइस, ये दुश्मनों को गलत खबरें पहुंचाते हैं आपके बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं। और आखिरी टाइप है सर्वाइविंग स्पाइस, ये वो होते हैं जो एक टाइम पर दुश्मन के हाथ चढ़ गए थे और किसी तरह जान बचाकर वो वापस आते हैं और आपको वहां के सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हम आज की भी कॉन्टेम्परेरी जंगों में देखते हैं कि स्पाइस और जासूसों का कितना अहम रोल होता है किसी मुल्क की हसास इंफॉर्मेशन को लीक करने में, उस मुल्क के प्लान्स को बेनकाब करने में और उस मुल्क को शिकस्त देने में। तो ये वो एक ओवरऑल सेट ऑफ मेथडोलॉजीज थी, ये वो आर्ट थी वॉर की जो सुन त्सू ने हमें बताई और आज भी हमें ये देखने को मिलती है। आखिर में मैं इस किताब के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये किताब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजीज तक महदूद नहीं है। इस किताब में जो आर्ट ऑफ वॉर बताई गई है ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। इस किताब को पढ़ के आप में सेल्फ डिसिप्लिन आता है, इस किताब को पढ़ के आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो सकते हैं, इसे पढ़कर आपको पता चल सकता है कि किस तरह आपने रिसोर्सेस का एफिशिएंट इस्तेमाल करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हटके अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, यह किताब आपको बताती है कि आपने अपने दुश्मन को कैसे आउट कंपीट करना है, उसको जंग लड़ने से पहले ही कैसे साइकोलॉजिकल तौर पर शिकस्त देनी है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको यह किताब पढ़कर पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह आपने बिजनेस इंटेलिजेंस हासिल करनी है अपने कंपैटिटर्स की थ्रू योर कॉर्पोरेट स्पाइस, किस तरह आपने अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को अडैप्ट करते रहना है, बदलते रहना है वक्त बदलने के साथ साथ, और किस तरह आपने अपने कंपैटिटर के ऊपर एक कंपैटिटिव एडवांटेज क्रिएट किए रखना है। तो अपेरेंटली ये किताब एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी के ऊपर है, लेकिन ये आपकी पर्सनल ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ और खास तौर पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं इस किताब का रिव्यू आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हुआ होगा। आप अपने फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं कि आप मजीद किन बुक्स के ऊपर मेरा रिव्यू सुनना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई किताब के साथ या एक नए करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ
आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।